नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हमारी ये फर्स्ट ग्रेड के जो पोएट्री का सेक्शन है, उसकी तीसरी क्लास है, जिसके अंदर हम लोग ये जो सोनेट 18 था, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो पहली हमारी क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने शेक्सपियर की लाइफ और करियर को देखा था। दूसरी जो हमारी क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने लाइन बाय लाइन सोनेट को पढ़ा था, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था। और आज हमारी जो ये तीसरी क्लास है, इसके अंदर हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ये जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, क्या है पोएट्री का स्ट्रक्चर, इस सोनेट का स्ट्रक्चर। देखिए, सोनेट के बारे में बात कर लेते हैं पहले। मेजरली ना टू पार्ट्स होते हैं सोनेट के। एक होता है पेट्रार्कन सोनेट और एक होता है शेक्सपियरियन सोनेट। जहां से सोनेट की शुरुआत हुई थी ना, इटली से हुई थी और शुरुआत करी थी पेट्रार्क ने, इसलिए पेट्रार्क के नाम से इसको जाना जाता है। इसको इटालियन सोनेट भी बोलते हैं क्योंकि इटली में शुरुआत हुई थी, तो इसको क्या बोलते हैं? इटालियन सोनेट। और एक ये था इंग्लिश सोनेट, जो इंग्लैंड के अंदर फेमस हुआ था और इस पर सबसे ज्यादा काम शेक्सपियर ने किया था, इसलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। हालांकि इंग्लैंड के अंदर लाने का काम अर्लो शरे ने किया था या थॉमस वॉट भी उनको बोला जाता है। तो ये जो अपना सोनेट है वो एक शेक्सपियरियन सोनेट है, इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। अब किसी भी सोनेट के अंदर 14 लाइन्स होती है। इसके अंदर जो 14 लाइन होती है वो 4 4 4 और 2 ये स्ट्रक्चर होता है। 3 क्वार्टेन होते हैं और एक कपलेट होता है। और वहीं इटालियन सोनेट होता है, उसके अंदर ऑक्टेव और सेस्टेट ये स्ट्रक्चर होता है। तो अपने ये शेक्सपियरियन सोनेट है या इंग्लिश सोनेट है, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो 3 क्वार्टेन्स और एक कपलेट, 3 क्वार्टेन्स और एक कपलेट था। इसका जो मीटर, हम मीटर के बारे में भी अलग जब पढ़ेंगे अलग से तब बात करेंगे, लेकिन आपको याद करना है कि ये जो सोनेट लिखा हुआ है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है। वो आयम्बिक पेंटामीटर। अब इसको अलग अलग तोड़ते हैं। देखो, आयम का मतलब होता है एक वर्ड, जब हम वर्ड स्ट्रेस पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी मोटा मोटी बता देता हूँ। एक वर्ड के अंदर 2 स्ट्रेस होते हैं। वो ज्यादा स्ट्रेस एक होता है, लेकिन जब अपने देखेंगे ना इसको पोएट्री को, तब पोएट्री के अंदर वर्ड्स ऐसे लिखे हुए होते हैं कि पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा और बाद में स्ट्रेस्ड आएगा और ये मिलके एक आयम बनाएगा और ऐसे ऐसे 5 आयम बन जाएंगे, तो उसको बोलते हैं पेंटा। तो ये जो लिखे हुए हैं इसके अंदर ऐसे ऐसे 5 सिलेबल बनते हैं, 5 आयम बनते हैं, एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड। अगर स्ट्रेस्ड पहले हो जाएगा, अनस्ट्रेस्ड बाद में होगा, तो उसको ट्रोचाइक बोलते हैं। ऐसे डेक्टाइलिक मीटर है ना, ऐसे अलग अलग मीटर्स होते हैं। तो ये जो पोएम लिखी हुई है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। तो इसका मीटर कभी पूछे आपको तो आयम्बिक पेंटामीटर है। अगर इसके अंदर टोटल एक लाइन के अंदर सिलेबल पूछे 10 सिलेबल्स है, और अगर आपसे आयम पूछे कितने आयम है तो 5 आयम है। ठीक है। और उसकी राइम स्कीम मैंने आपको पहले भी बताई थी, ए बी ए बी, सी डी ई एफ जी जी। देखिए, किसी भी शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम फिक्स होती है, वो यही होती है हमेशा। ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है वोल्टा। क्या होता है वोल्टा और किस लाइन से ये आता है? देखिए, वोल्टा के अंदर कुछ मतलब वोल्टा को बोलते हैं टर्न, जहां से द पोएम शिफ्ट फ्रॉम डिस्क्राइबिंग नेचर्स डीके टू प्रोमिसिंग इटर्नल ब्यूटी थ्रू पोएट्री। इसके अंदर देखो वोल्टा क्या होता है, आपको बताता हूँ। वोल्टा का मतलब होता है सामान्य सी बात टर्न, यानी कि जैसे इस पोएट्री में या इस सोनेट के अंदर 9th लाइन में वोल्टा आया, तो वोल्टा के अंदर पोएट 1 से लेकर 8 लाइनों तक कुछ प्रॉब्लम्स बताएगा या किसी और थीम पर बात करेगा, और 8वीं लाइन के बाद 9वीं लाइन से लेकर आखिर तक
वो टर्न ले लेगा। यानी कि इस पोएम के अंदर जब 1 से 8 लाइन तक चल रही थी तो उसमें पोएम नेचर की कमियां बता रहा था और अपने बिलव्ड को लवली बता रहा था, मोर टेम्परेट बता रहा था। लेकिन 8वीं लाइन के बाद 9वीं लाइन से वो बताता है कि पोएट जो पोएट का जो बिलव्ड है वो इटर्नल है, वो किस प्रकार से अच्छा है, यानी कि वो टर्न हो गया। तो इस पोएट्री में वोल्टा जो है वो 9th लाइन से है। बाकी वोल्टा के बारे में आप और देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हमने बात करी स्ट्रक्चर के बारे में। क्या थी स्ट्रक्चर? शेक्सपियरियन सोनेट था, या इसको इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। लाइंस बता दी 14 थी। मीटर आइएम्बिक पेंटामीटर था। राइम स्कीम ABAB CD EF और GG, ये इसकी राइम स्कीम हो गई। वोल्टा 9th लाइन में था और लाइन क्या थी? बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। मतलब ये बट आ गया ना एक, तो इसी से पता चलता है कि यहाँ से वोल्टा है। और ज्यादातर ये 9th लाइन से होता है, कभी कभी ये कपलेट के अंदर भी होता है, तो मैक्सिमम ये 9th लाइन से होता है। तो 9th लाइन में बट आया, बट दाई मतलब इसने पहले तो सारी की सारी नेचर की कमियां बताई और बाद में जो खूबियां बताई अपने बिलव्ड की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। इस पोएम के अंदर थीम्स क्या क्या थी? तो इसके अंदर थीम जो थी वो लव और एडमायरेशन की थी। यानी कि पूरी पोएम का जो विचार था ना, वो कवि अपने बिलव्ड को एडमायर कर रहा है, यानी कि उसकी तारीफें कर रहा है, उसको ज्यादा टेम्परेट बता रहा है, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बता रहा है, अपने समर की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़िया बता रहा है। या लव और एडमायरेशन की थीम थी। एक तो लव की थी और दूसरा उसमें वो पोएट्री की भी तारीफ कर रहा है। दूसरी ये भी थीम थी कि वो पोएट्री के माध्यम से उसकी ब्यूटी को इटर्नल रख सकता है, यानी कि वो डेथ को भी पछाड़ सकता है अपनी पोएट्री के माध्यम से। तो दूसरी थीम ये भी होगी। दो थीम थी, एक तो लव और एडमायरेशन की थीम थी और एक इमोर्टेलिटी ऑफ ब्यूटी थ्रू पोएट्री, यानी कि पोएट्री की तारीफ करते हुए कह रहा है कि पोएट्री जो है उसके माध्यम से वो अपने बिलव्ड की ब्यूटी को भी सहेज सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे बात करें, ये इसकी टोन है दोस्तों। टोन और थीम में बेसिकली फर्क क्या होता है? क्या फर्क होता है? टोन क्या होती है और थीम क्या होती है? टोन होती है, देखो दोस्तों, जो जो पोएट लिख रहा होता है ना, उस समय उसकी जो विचार, उसके जो उसका विचार होता है उसको बोलते हैं टोन। जैसे उसको वो क्रोध में है, जैसे वो खुश है, वो आनंद में है, वो प्रेम में है, वो होती है उसकी टोन। और थीम होती है पूरी पोएट्री का एक विचार होता है जिस पर पोएट्री लिखी जाती है, जो पूरी पोएट्री पढ़ने के बाद पता चलता है। और मेनली डिफरेंस ये है कि टोन जो है वो पूरी पोएट्री के दौरान कई बार बदल सकती है, लेकिन थीम पूरी पोएट्री पढ़ने के बाद ही समझ आती है। तो जो ये सोनेट है, इस सोनेट में शेक्सपियर की जो टोन है वो रोमांटिक है, एडमायरिंग है। पहली बात तो अपने को ये पता चलता है कि वो अपने लव को बहुत, अपने बिलव्ड को बहुत ज्यादा टेम्परेट बता रहा है, काम बता रहा है, इसलिए वो उसको फुल ऑफ डीप अप्रिसिएशन, वो उसकी खुद तारीफ करता है। और इसमें फिलोसॉफिकल थीम भी जो हमने बात करी थी कि भाई प्रकृति है वो समय के साथ हर चीज, फेयर से फेयर चीज को नष्ट कर देती है। दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं उनके बाद वो डिके हो जाएंगी, वो फेड हो जाएगी, एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, है ना। तो वो चीजें हैं, सारी फिलोसॉफिकल थीम है। पोएट कॉन्फिडेंट भी है इस चीज को लेकर कि वो डेथ को भी जीत सकता है अपनी पोएट्री के माध्यम से। और बस यही इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इसकी, देख लेना। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, टोन की बात होगी, थीम की बात होगी, स्ट्रक्चर वगैरह की बात होगी। आगे इसमें कुछ इसने इमेजरी भी यूज करी है। इमेजरी क्या होता है दोस्तों? क्या होता है इमेजरी? इमेजरी मतलब होता है कि कोई ऐसे वर्ड्स लिखे हो ना, तो उन वर्ड्स को पढ़ने के बाद अपने दिमाग में एक छवि बनती है। जैसे प्रकृति के बारे में अगर कभी कुछ लिखेगा तो अपने दिमाग में जैसे जंगल बोलेगा, तो जंगल में शेर होता है, या वो फूलों की तारीफ करेगा जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स में करी थी। तो अपने अंदर एक इमेज बनती है दिमाग के अंदर। तो सीजनल, तो इस पोएट्री के अंदर भी ऐसी इमेजरी काम में ली गई है, जैसे सीजनल इमेजरी।
उसने बोला था समर्स डे, यानी कि अपने दिमाग में समर का दिन, सुहावना दिन आता है। मई के बर्ड्स, जो खिलती हुई कलियां हैं, वो आती है। रफ विंड्स, तेज हवाएं किस प्रकार से चलती है। तो ये सारी सीजनल इमेजरी होगी। एक होता है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल इमेजरी का मतलब हेवन का आभास करवाने वाली इमेजरी, जैसे गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, जैसे एकदम सुनहरा, बिल्कुल बहुत ही भव्यता, वो सब दिखता है। आई ऑफ हेवन है ना, जैसे सन को आई ऑफ हेवन कहा गया, इलेबोरेट किया गया, तो उसको बोलते हैं सेलेशियल इमेजरी। और एक होता है डीके इमेजरी, जिसके अंदर दिखाया जाता है बर्बादी हो रही है, एनिहिलेशन चल रहा है, तो वो होती है डीके इमेजरी। फेडिंग ब्यूटी, यहाँ देखा हमने नेचर कोर्स अनट्रिम्ड, मतलब नेचर उसकी जो खूबसूरती है उसको वापस छीन लेगा, या डेथ शेड, ये सब इसको बोलते हैं डीके इमेजरी। डेथ अपनी जो है, मृत्यु अपनी छाव में ले लेगी, तो ये बर्बादी की इमेजरी है। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर इमेजरी भी काम में ली गई है। इसके बाद हम लोग कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें अगर, तो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर काम में लिए गए, मैं लिख के बताता हूँ आपको। जैसे पहले मेटाफर बताता हूँ। कहाँ कहाँ मेटाफर्स का काम लिया गया है। देखिए, आपने देखा होगा कि बिलव्ड की तुलना समर से करी थी। अब समझते हैं मेटाफर क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं क्या होता है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है बिना लाइक और शो का प्रयोग किए हुए, यानी कि बिना कंपैरिजन वाले शब्दों का प्रयोग किए हुए जब तुलना करी जाती है, उसको बोलते हैं मेटाफर। एक लाइक शो जैसे वर्ड्स को यूज किए बिना, अगर इन वर्ड्स का यूज होता है, यूज करके तुलना करी जाती है, तब तो वो होती है सिमिली। और अगर बिना यूज किए तुलना की जाती है, तो वो होता है मेटाफर। एक और दूसरा मेटाफर वो भी होता है जहां पर जो वर्ड काम में लिए गए हैं एग्जैक्ट, उनका जो डीप मीनिंग देखेंगे, तब वो मीनिंग कुछ अलग होता है। एग्जैक्ट जो वर्ड मीनिंग जो दिया हुआ है, वो वर्ड एग्जैक्ट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं मेटाफर। इन दो दो चीजों को मेटाफर बोलते हैं। तो पोएट्री के अंदर इन दोनों चीजों का बखूबी प्रयोग किया गया है। एक तो हम देख रहे हैं बिलव्ड, बिलव्ड की तुलना करी समर से बिना लाइक और एज या शो लगाए हुए, तो बिलव्ड हो गया समर। यानी कि समर एग्जैक्टली बिलव्ड तो नहीं है, लेकिन उसकी तुलना समर से करी है। और आगे देखें अगर, एक तो ये हो गया। दूसरा, उसने लिखा था आई ऑफ हेवन। अब आई ऑफ हेवन किसके लिए कहा गया था? सन के लिए कहा गया था। यानी कि जो ओरिजिनल स्वर्ग की आंख तो मतलब नहीं निकल रहा था, उसका मतलब सन निकल रहा था, इसलिए ये भी एक मेटाफर है। तीसरा मेटाफर उसने एक यूज लिया था, इटर्नल समर। इटर्नल समर, ये बोल रहा है इटर्नल समर। अब आपको पता है इटर्नल समर का मतलब कोई जो अंतहीन गर्मी है वो नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है ब्यूटी से, ब्यूटी अपने बिलव्ड की ब्यूटी। वो अपने बिलव्ड की ब्यूटी की बात कर रहा था। ठीक है। और चौथा, उसने इटर्नल लाइन्स भी बोला था। तो इटर्नल लाइन्स का मतलब, इटर्नल मतलब कोई अनंत लाइनें नहीं है, वो पोएट्री इटसेल्फ, खुद पोएट्री की बात कर रहा था। वो जो पोएट्री लिखी हुई है, वो पोएट्री की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से कुछ मेटाफर से इंपॉर्टेंट और भी हो सकते हैं, आप लोग जरूर देखें। ठीक है। तो ये हो गए मेटाफर्स। एक तो बिलव्ड की तुलना समर से करी, एक आई ऑफ हेवन की तुलना, मतलब सन के लिए उसने आई ऑफ हेवन बताया। इटर्नल समर, जिसका मतलब होता है ब्यूटी ऑफ बिलव्ड, यानी कि अपनी ब्यूटी ऑफ बिलव्ड को इटर्नल समर कहा, और पोएट्री को उसने कहा इटर्नल लाइन्स। ठीक है। ये हो गए मेटाफर्स। कुछ और आगे अगर बात करें, जैसे पोएट्री में बहुत जगह पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया था।
पहले समझते हैं पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। देखिए, जब किसी निर्जीव चीज को या किसी मर गए इंसान को या किसी जानवर को अगर कुछ अपन या प्रकृति की किसी चीज को या पेड़ पौधों को, हवाओं को, इन चीजों को जब हम इस प्रकार से दिखाते हैं या ऐसे काम करते हुए दिखाते हैं अपने शब्दों में, अपनी पोइट्री में, अपनी लाइन्स में, जो काम सिर्फ इंसान करते हैं, हाथ मिलाना, आंखें झपकाना, चलना, हंसना, रोना, प्रकृति रो रही है, फूल हंस रहे हैं, प्रकृति खिल रही है, ऐसे काम होते हैं जो इंसान करते हैं। हिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, तो ये काम इंसान करते हैं। तो इस प्रकार के काम अगर कोई ऐसी चीज करे जो ये काम ना करती हो, प्रकृति की कोई चीज, कोई डेड चीज, या जैसे हवाएं चल रही है तो जैसे हवाएं छू कर निकल रही है, तो ये कम सब काम किसके होते हैं? प्रकृति, इंसानों के होते हैं। तो अगर आप इंसानों के काम प्रकृति के द्वारा करवाएं तो उनको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। बाकी पर्सोनिफिकेशन के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग से डिस्क्राइब्ड है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज कहाँ कहाँ हुआ है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, एक तो उसने यूज किया था रफ विंड्स। रफ विंड्स, अब जब रफ विंड्स, वो लिखा हुआ था कि रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। अब सच में कोई रफ विंड्स उनको हिलाती थोड़ी है, उसको झकझोरती थोड़ी है, लेकिन वो प्रकृति इंसानों जैसा काम कर रही है, इसलिए एक रफ विंड्स को पर्सोनिफाइड किया गया है। दूसरा जैसे लिखा हुआ था उसमें पोएट्री में, ये लिखा हुआ था एक डेथ शेल नॉट ब्रेक, डेथ शेल नॉट ब्रेक। इसका मतलब है कि जो मृत्यु है वो कभी भी घमंड नहीं कर पाएगी। अब घमंड करना काम होता है इंसानों का, मौत कौन सा घमंड करती है, लेकिन पोएट्री के अंदर लिखा हुआ है कि डेथ शैल नॉट ब्रेक, तो पर्सोनिफाइड, डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है। तीसरा एक आप वहां लिखा हुआ था समर स्लीज। समर स्लीज में समर को पर्सोनिफाई किया गया है। देखिए, हालांकि वहां लिखा हुआ है कि वो समर की लीज यानी जो गर्मियों का काल होता है वो छोटा होता है, लेकिन समर कोई लीज पर थोड़ी समर के काल के बारे में बताया गया है, लेकिन समर मतलब लीज पर लेना समर का काम नहीं, वो इंसान किसी चीज को लीज पर लेते हैं, तो समर को यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें कुछ पर्सोनिफिकेशन था, रफ विंड्स, डेथ शैल नॉट ब्रेक और समर लीज। आगे अगर हम लोग बात करें अलिट्रेशन, अलिट्रेशन की बात करें, अलिट्रेशन का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। पहली बात तो अलिट्रेशन होता क्या क्या है। देखिए, अलिट्रेशन का मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट्स, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। अगर वर्ड की शुरुआत सेम टू सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होती है तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। अब पोइट्री के अंदर एलिट्रेशन का यूज कहाँ कहाँ हुआ है, जैसे ये फ साउंड है, एक फेयर साउंड, फेयर फ्रॉम फेयर आया था एक जगह, फेयर फ्रॉम फेयर। जैसे एक जगह ल साउंड, सो लॉन्ग लिव्स, तो सो लॉन्ग लिव्स दिस, तो ये लॉन्ग और लिव्स ले साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए अलिट्रेशन हो गया। और एक ये ट साउंड का रिपीटेशन भी हुआ था, टू, टाइम, दाउ, ग्रोस्ट। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो तुमको भी अमर करता जाएगा, या तुम्हारी उम्र भी उसके साथ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर टू टी का जो हो रहा है वो मतलब रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का। तो ये कुछ अलिट्रेशन थे। बाकी एक मैंने आपको बताया था
रिटोरिकल क्वेश्चंस के बारे में कि रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं। शुरुआती लाइन के अंदर जो शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, जब लाइन की शुरुआत हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि एक रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ शुरुआत हो रही है। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब भी बताया था कि जब सामने वाले को, पूछने वाले को, पोएट को ये उम्मीद नहीं होती है कि सामने वाला उत्तर देगा, वो समझाने के लिए वो बात बोलता है और बाद में आगे खुद ही उस बात को कंटिन्यू करता है आंसर के माध्यम से या आगे किसी और तरीके से। तो ये कुछ फिगर्स ऑफ। अब आगे हम लोग बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में। तो पहला एमसीक्यू पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दूंगा हर एक एमसीक्यू के अंदर। तो आप लोग पहले इसको पढ़ें और बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पढ़िए। क्या कह रहा है ये? इन सोनेट 18, why does Shakespeare reject the comparison of his beloved to a summer's day? ये कह रहा है कि शेक्सपियर क्यों मना करता है समर के दिन के साथ अपने बिलव्ड को ज्यादा बेहतर क्यों बताता है। ऑप्शंस देखेंगे। समर इज टू रेयर and cannot be compared to human beauty. Summer is more temperate and balanced than the beloved. Summer is short, harsh, and imperfect compared to beloved's lasting beauty. Summer is a metaphor for eternal life, unlike the beloved. चलिए सोच के बताइए कौन सा होगा। देखो इसमें कह रहा है कि समर इज टू रेयर, कैन नॉट बी कंपेयर टू ह्यूमन ब्यूटी, जिसकी तुलना ब्यूटी के साथ नहीं की जा सकती। नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। समर इज मोर टेम्परेट, नहीं, पोएम की दूसरी लाइन में कहा गया है यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तीसरा, समर इज शॉर्ट, हार्श एंड इम्परफेक्ट कंपेयर टू हिज बिलव्ड लास्टिंग ब्यूटी, हाँ ये आंसर होगा। समर शॉर्ट भी है, कभी कभी थोड़ा हार्श भी हो जाता है। टू हॉट शाइन्स द टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, तो हार्श भी है, इम्परफेक्ट यानी कि उसके अंदर कुछ कमियां भी है, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी में कोई कमी नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर इस लाइन से समर हैज द समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, इसको देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। समर सीजन इज फिक्स्ड लाइक ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बट टू फ्री, पहला। समर इज इटर्नल एंड एंडलेस, द बिलव्ड्स यूथ विल एंड लाइक ए समर, और चौथा ऑप्शन देखेंगे नेचर्स बाउंड बाय ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट्स। आप एक बार चारों ऑप्शन देखेंगे, 10 सेकंड का टाइम लेंगे और अच्छे से जवाब देंगे। हाँ तो देखा आपने, समर सीजन इज फिक्स्ड लाइक ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बट टू ब्रीफ, यही आंसर है इसका। बाकी तीनों ऑप्शन क्यों कट हो रहे हैं। समर इज इटर्नल, क्या समय अनंत है? समर अनंत है? नहीं, समर तो शॉर्ट है। द बिलव्ड यूथ विल बी एंड लाइक ए समर, ये कह रहा है कि बिलव्ड की यूथ है वो समर की तरह एंड हो जाएगी, नहीं ये नहीं होगी। नेचर इज बाउंड बाय ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या नेचर को ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जा सकता, तो अपना आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, द वर्ड अनट्रिम्ड, पोएम के अंदर जो अनट्रिम्ड वर्ड काम में लिया गया है 8th लाइन के अंदर, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब क्या डेकोरेटेड एंड अडोन्ड है, क्या बैलेंस्ड एंड मॉडरेट है, इम्प्रूव्ड बाय टाइम, समय के साथ इम्प्रूव होगा, या स्ट्रिप्ड एंड रिड्यूस्ड ब्यूटी। देखिए ये तीनों पॉजिटिव कनोटेशन है, लेकिन ये नेगेटिव है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जो पोएम हमने पढ़ी है उससे ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। What central theme does the final couplet emphasize?
कौन सी थीम है जो फाइनल कपलेट के अंदर जिस पर जोर दिया गया है? ऑप्शंस देखेंगे। टाइम डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड पोएट्री अलाइक, समय जो है वो पोएट्री को और ब्यूटी को दोनों को कम कर देगा, क्या ऐसा है? नहीं। डेथ इज द अल्टीमेट कंकरर ऑफ ब्यूटी, जो मृत्यु है वो अल्टीमेट फाइनल में ब्यूटी को हरा ही देती है, नहीं, ये भी नहीं कहा गया है। समर इज सुपीरियर टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्यूटी, समर इज सुपीरियर टू ह्यूमन ब्यूटी, क्या समर जो है वो ज्यादा सुपीरियर है ह्यूमन ब्यूटी से? नहीं, ऐसी कोई बात भी कपलेट के अंदर नहीं की गई है। तो कपलेट के अंदर क्या कहा गया है? पोइट्री इमोर्टलाइज ब्यूटी एज लॉन्ग एज मैनकाइंड लिव्स, उसके अंदर यह कहा गया है कि जब तक इंसान सांस लेता रहेगा और आंखें देख सकेगी तब तक इस पोइट्री को पढ़ा जाएगा, और जब तक इस पोइट्री को पढ़ा जाएगा तब तक तुम इमोर्टलाइज रहोगी, तुम्हारी जो ब्यूटी है वो अमर रहेगी। तो चौथा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। द वोल्टा, मैंने आपको बताया था वोल्टा का जो वोल्टा मतलब होता है टर्न, जिसके अंदर जो पोएट है वो पहली, जैसे मैंने बताया था 8 लाइन के अंदर पोएट प्रकृति की कमियां बता रहा था, और 8 लाइन के बाद 9वीं लाइन से लेकर एंड तक अपने बिलव्ड की खूबियां बता रहा है। तो ये वोल्टा था। कौन सी लाइन में था वोल्टा? 9th लाइन में। कौन क्या लाइन थी? बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। ठीक है, ये हो गया वोल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज शेक्सपियर मीन बाय इटर्नल लाइन्स, शेक्सपियर का इटर्नल लाइन्स लिखने का क्या मतलब था यूज्ड इन सोनेट 18? ऑप्शंस देखेंगे कि उसके अंदर जो इटर्नल लाइन्स थी उनका क्या मतलब था। वर्सेज ऑफ पोएट्री दैट ग्रांट इमॉर्टेलिटी, पोएट्री का जो वर्सेज है वो इमॉर्टेलिटी को ग्रांट करते हैं। द बिलव्ड्स अनलीडिंग लाइफ स्पैन, अनएंडिंग लाइफ स्पैन, उसका जो लाइफ स्पैन है वो अनएंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। लाइन्स ऑफ द बिलव्ड फेस, बिलव्ड के फेस की लाइन, या द चेंजिंग कोर्स ऑफ द टाइम, क्या है? देखो ये कह रहा है कि पोइट्री की जो लाइन्स है ना, वर्सेज ऑफ द पोइट्री दैट ग्रांट इमॉर्टेलिटी, यानी कि जो पोइट्री की लाइन्स है उनके द्वारा बिलव्ड की ब्यूटी को हमेशा जिंदा रखा जाएगा, यही बात इटर्नल लाइन्स में की गई है। तो इटर्नल लाइन्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? वर्सेज ऑफ पोइट्री दैट ग्रांट इमॉर्टेलिटी। हो गया? ठीक है, आगे आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन द पोएम, किसको जो है स्पीकर एड्रेस कर रहा है? ये सोनेट किसके लिए लिखा गया है? अपने बिलव्ड के लिए लिखा गया, नेचर के लिए लिखा गया, टाइम एंड डेथ के लिए लिखा गया, या एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में लिखा गया है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हिज बिलव्ड के लिए लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सोनेट द आई ऑफ हेवन रेफर्स टू, आई ऑफ हेवन क्या था ये पूछा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई ऑफ हेवन का मतलब द सन, ये अपना आंसर हो गया। चलिए आगे करते हैं। Which literary device is used in nor shall death break the wondrous which literary device is used in nor shall death break the wondrous in his shade? इसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो लाइन लिखी गई है इसके अंदर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? हाइपरबली यूज किया गया है, एनाफोरा यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया, या सिंबोलिज्म यूज किया गया? चलो इन सारों के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। हाइपरबली का मतलब होता है एग्जेजरेट करना किसी चीज को बहुत ही ज्यादा, जैसे कोई किसी को आवाज देता है और वो नहीं सुनता है तो वो बोलता है मैं तुम्हें 1 घंटे से बुला रहा हूँ, तो सच में वो 1 घंटे से नहीं बुला रहा होता, लेकिन अपनी बात पर जोर देने के लिए या ज्यादा सीरियसली प्रेजेंट करने के लिए कभी कभी एग्जेजरेट कर देता है, उसको बोलते हैं हाइपरबली। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है? सेम टू सेम वर्ड नेक्स्ट क्लोज में ट्रांसफर हो जाए। जैसे ये नोर शेल है ना, अब दो अगर क्लोज होते ना इसके आगे भी ऐसा ही क्लोज होता, तो उसमें भी ऐसी शुरुआत होती नोर शेल से, तो वो होता एनाफोरा, तो वो भी नहीं है। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है
आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम किसी मृत चीज को, किसी निर्जीव चीज को जब इंसान की प्रवृत्ति से काम करवाते हैं या प्रकृति की किसी चीज को, हवा को, फूलों को, तो वो जब इंसान की तरह काम करते हैं तो हम उनको पर्सोनिफाइड करते हैं, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इसके अंदर डेथ ब्रैग मतलब डेथ कभी घमंड नहीं कर सकती है, वैसे ये एक इंसान का फीचर है, इसलिए डेथ यहाँ पर ब्रैग नहीं कर सकती, इसका मतलब ये पर्सोनिफिकेशन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और सिंबोलिज्म का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा सिंबल जिसके माध्यम से हम बात कोई और प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उसको कहते हैं सिंबोलिज्म। ठीक है, वैसे ये सिंबोलिज्म हमारे एक पूरा मूवमेंट है, अलग से हम पढ़ने वाले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। चलिए आगे करते हैं। इन द लाइन रफ winds do shake the darling buds of May, what do rough winds symbolize? रफ winds किसको बता रही हैं? अच्छे से बता देंगे क्योंकि बीच में थोड़ी आवाज चली गई थी, सॉरी उसके लिए। हाँ जी, तो राइम स्कीम आप अच्छे से बता देंगे क्योंकि राइम स्कीम के बारे में हमने पहले भी बात कर ली है। तो राइम स्कीम होगी अपनी ए बी सी डी ई एफ जी जी, यही होती है शेक्सपियरियन राइम स्कीम या इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम। और ये जो ऊपर दी हुई है ए बी ए सी डी, ये पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा? अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि एनाफोरा का एग्जाम्पल, एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा का मतलब होता है कि एनाफोरा का मतलब ये होता है कि सेम टू सेम वर्ड नेक्स्ट क्लोज में भी ट्रांसफर हो जाए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस। तो ये देखो, सो लॉन्ग इसमें इस लाइन से भी, इस लाइन के शुरू में भी आ रहा है और इस लाइन के शुरू में भी आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एनाफोरा। बाकी किसी में ऐसा कुछ नहीं है। तो यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, और ये अपना शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ जी, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कपलेट एट द एंड ऑफ द सोनेट? सोनेट के कपलेट में क्या कहना चाह रहा है, या कपलेट से वो क्या साबित कर रहा है? इट समराइजेज द पोएट्स आर्ग्यूमेंट, इट इंट्रोड्यूसेज a new theme, it describes the beauty of summer, it questions the permanence of love। तो वो अपने आर्ग्यूमेंट को समराइज कर रहा है कपलेट के माध्यम से, और कपलेट में यही होता है हमेशा, किसी सोनेट के जो भी आर्ग्यूमेंट होता है उनको समराइज किया जाता है। इट समराइजेज द कपलेट्स, इट समराइजेज द पोएट्स आर्ग्यूमेंट, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो बीच में थोड़ा सा ग्लिच आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आगे हम लोग अगली पोएम जब करेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। हालांकि किसी भी चीज़ पर रिलाई करना अच्छी बात नहीं है, आप लोगों को और पढ़ना चाहिए वेबसाइट्स पर नई नई किताबें, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अलग अलग जगह से MCQs भी आपको करवाए हैं, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।